जिमिंग बेटर है या योग बेटर है? योग हमारे यहाँ हजारों साल पहले से है। योग आपको केवल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं करता, ये आपको आत्मिक अवस्था से ले जाके आपको जीवन जीने के सही ढंग को सिखाता है। जिमिंग आपको प्राइमरी स्टेज तक रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जिमिंग करने से देखिए बॉडी में स्टिफनेस आती है। और आपने ये नहीं सुना होगा कि योग करते हुए किसी को इंजरी आ गई फिर उसने इस कारण से योग छोड़ दिया। तो योग का कंपेयर कभी जिमिंग से करना भी नहीं चाहिए। उसका कारण ये है कि जिमिंग केवल एक फिजिकल एक्टिविटी है, योग अपने आप में संपूर्ण है। योग से आपको आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक हर तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। जो हमारा प्राचीन योगा या ट्रेडिशनल योगा है उसको इन मेथड से कैसे कंपेयर करेंगे? योग और व्यायाम में क्या अंतर है या दोनों सेम है? योग करने के पूर्व हमेशा सूक्ष्म और स्थूल व्यायामों को करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को ठीक करने के बाद योग का अगला कार्य हमारे ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं उनको व्यवस्थित करना है। एक तो स्लीप डिसऑर्डर और दूसरा स्ट्रेस। हर दूसरा व्यक्ति नींद की गोली खा रहा है और आगे जाकर 2, 4, 6 वर्षों में फिर उसको नेचुरल स्लीप आनी ही बंद हो जाती है। ओवर थिंकिंग से कहानी शुरू होती है। एवरेज ह्यूमन बीइंग दिन भर में 5 से 6 हज़ार विचार उसके मन में आते हैं। योग निद्रा वो होती है जब आप सोने और जागने की बीच की स्थिति में होते हैं, उसको योग निद्रा बोलते हैं। ब्रेन की एक आदत है, एक ही जगह पर रह पाएगा, या तो पास्ट पे या फ्यूचर पे या प्रेजेंट पे। जैसे साधना, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस है? शरीर है, स्थूल है, परंतु जो अंदर सोल है वो सूक्ष्म है। ठीक इसी तरह से स्थूल और सूक्ष्म बराबर पैरेलल चलना है इसी यूनिवर्स में। आपकी मेडिसिन खत्म होने लगी धीरे धीरे। जो चीज़ें आपको डॉक्टर नहीं दे पाया वो एक योग शिक्षक ने दे दी। पैक्ड फूड में प्रिजर्वेटिव पड़े होते हैं जो एक जहर है। कहीं भी किसी सड़क किनारे लगे हैंडपंप से पानी पी लेते थे। प्राणायाम का क्या इंपॉर्टेंस है? ब्रीदिंग। 5 प्राणायाम प्रतिदिन व्यक्ति करे। ओके। साधक अंशित जी के साथ आज हमारा पूरा पॉडकास्ट योगा और बाकी फिटनेस पद्धतियों पर रहा। बहुत ही रोचक पॉडकास्ट है और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके के प्राणायाम करें, किस तरीके की जीवन शैली अपनाएं, किस तरीके की योगिक प्रैक्टिसेस या कितना टाइम आप रोज पे दें, ये सब जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस पॉडकास्ट को पूरा सुनिए। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सांची नेचुरल केयर को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाकर के ज़रूर सब्सक्राइब करिए और पॉडकास्ट का आनंद लीजिए, हेल्दी रहिए और ट्यून रहिए। आज हम सांची नेचुरल केयर और श्यामला फाउंडेशन के मंच पर स्वागत करते हैं साधक अंशित जी का, जो पिछले 1 दशक से योग के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन ला चुके हैं। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ पर लोगों के पास शायद आधे घंटे भी नहीं होते हैं अपनी फिटनेस को देने के लिए, तो वहाँ पर हम आज डिटेल में गहराई से समझते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं फिटनेस से रिलेटेड। जिमिंग बेटर होता है कि योग बेटर होता है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसका हम आज अच्छे से विश्लेषण करेंगे अंशित जी के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। देखिए, एक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने पूछा कि जिमिंग बेटर है या योग बेटर है। तो देखिए, इस बात को तो बहुत आप क्लियर समझ लो कि योग हमारे यहाँ हजारों साल पहले से। योग का कॉन्सेप्ट अगर आप जानने को थोड़ा सा पीछे अगर आप अपने इतिहास में जाओ तो आज से हजारों वर्ष पूर्व एक योगी हिमालय में जाके बैठे और तब तक योग किसी को पता भी नहीं था योग क्या होता है, ध्यान क्या होता है। और वो जाकर ध्यान की अवस्था में समाधि लगा कर बैठे हुए थे। उस योगी को धीरे धीरे चर्चा हुई कि भाई कोई एक ऐसा व्यक्ति है, ना वो खाता है ना पीता है, और मध्यम मध्यम मुस्कान के साथ पलथी मार के कई महीनों से बैठा हुआ है। लोगों ने उसको देखना स्टार्ट किया, कौन है भाई, चलो देखते हैं। कई हजार लोग गए। भाई आश्चर्य, 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, धीरे धीरे क्या हुआ, महीनों के महीनों जब बीतते गए तो संख्या घटती गई। आखिर वहाँ पे 7 लोग केवल बचे। वे 7 लोग जब बैठे रहे तो कहते हैं कि वो योगी ही बाद में आदि योगी कहलाए, भगवान शिव के ही वो रूप थे। तो जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि 7 लोग सामने बैठे हैं। तो उन 7 लोगों ने निवेदन किया कि हमें इस स्थिति के बारे में बताइए और हमको सिखाइए कि आप इतनी आनंदमय स्थिति में इतने लंबे समय तक किस प्रकार से अपना बैठ गए। तो अच्छा, वो कुछ नहीं बोले, वो अपना उठे, थोड़ा सा इधर उधर वॉक करके फिर बैठ गए। और बैठने के बाद उन्होंने केवल प्रारंभिक कुछ अवस्थाएं उनको बताई और पुनः अपनी आंखें बंद कर ली।
कहते हैं कि लगभग 84 वर्षों तक उनकी आंखें बंद रही। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि वे सभी लोग उसी अवस्था में बैठे हुए हैं और उनके शरीर चमक रहे हैं। जिस दिन उन्होंने आंखें खोली ये वही दिन था जो 21 जून को हमारे यहाँ अब योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके। उसके बाद उन्होंने 28 दिनों तक उनका निरीक्षण किया लगातार कि वास्तविकता में ये उस काबिल है कि मेरे ये स्टूडेंट्स बन पाए। तो 28 दिनों के निरीक्षण के बाद जिस दिन उन्होंने तय किया कि अब मैं इनका गुरु बनूंगा, वो दिन है गुरु पूर्णिमा का। 21 जून से 28 दिन जोड़ लीजिए, वो दिन है गुरु पूर्णिमा का। इसीलिए आदि योगी का महाभव्य उत्सव सदगुरु गुरु पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। तो जब उन्होंने उन 7 स्टूडेंट्स को दीक्षित किया, ये वही 7 स्टूडेंट्स थे जो बाद में सप्तऋषि कहलाए। ओके। तो जब पूरी तरह से पूर्ण रूप से दीक्षित हुए तो इन्होंने पूरे विश्व की 7 अलग अलग दिशाओं में इनको उसके प्रचार और प्रसार के लिए भेज दिया। कहते हैं ये वो काल था, अगर आप साइंस के हिसाब से समझो, ये वो कालखंड था जब मानव चेतना में अचानक बूम आया था, अचानक बूम आया था। और ये वही कालखंड था जब वे 7 लोग अलग अलग स्थानों पर जाके योग को लोगों के बीच में प्रचारित और प्रसारित कर रहे थे। तो योग देखिए, ये तो सत्यता है कि योग से बेहतर कुछ नहीं है। योग आपको केवल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं करता, ये आपको आत्मिक अवस्था से ले जाके आपको जीवन जीने के सही ढंग को सिखाता है। अब आप जैसे जिम की बात करते हो, अच्छी बात है, जिम कोई कुछ नहीं कर रहा है, जिमिंग करनी चाहिए, पर जिमिंग आपको प्राइमरी स्टेज तक रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जिमिंग करने से देखिए बॉडी में स्टिफनेस आती है, और कभी भी शरीर में जब ज़्यादा अकड़न होती है तो हमेशा वहाँ की मसल टीयर होगी, मांसपेशियों में चोट लगेगी। जैसे मान लीजिए मेरी मसल बहुत अकड़ी हुई है, हमने थोड़ा सा हाथ ज़्यादा हम जोर लगाएंगे, प्रेशर करेंगे तो मसल टीयर होगा। और सत्यता तो ये है कि जिमिंग में मैक्सिमम इंजरीज होती हैं लोगों को। कभी डेडलिफ्ट करते हुए इंजरी आ जाती है, कभी शोल्डर इंजरी आ जाती है, पर कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि योग करते हुए किसी को इंजरी आ गई फिर उसने इस कारण से योग छोड़ दिया। अगर आप सही अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में योग कर रहे हैं तो सत्यता तो ये है कि आप अपने सभी, अगर किसी भी तरह की कोई समस्याएं शरीर के अंदर है, उन समस्याओं को आप पूरी तरह से दूर कर दोगे। और देखिए, अब जैसे हम ये कंपेयर ही गलत था, हमें योग का कंपेयर कभी जिमिंग से करना भी नहीं चाहिए। उसका कारण ये है कि जिमिंग केवल एक फिजिकल एक्टिविटी है, योग अपने आप में संपूर्ण है। योग के बहुत सारे मार्ग हैं, योग के बहुत सारे मार्गों का एक मार्ग है अष्टांग योग। उसके मार्ग पर चलते हुए भी आपको 8 आयामों को क्रॉस करना है। वे 8 अंग कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जिसमें तीसरे नंबर पे आसन है जो उसकी फिजिकल एक्टिविटी है। हम आसनों को इसलिए करते हैं कि अपने शरीर की सिद्धि के लिए, आसनों को केवल इसलिए परफॉर्म नहीं करते। इससे कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अच्छा ये पवन मुक्त आसन कर रहे हैं तो हमें कितनी देर होल्ड करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से समझो कि किसी भी आसन में जब आप सुख की स्थिति में पहुंच जाओ, जब वो आपको सुखासन की स्थिति तक पहुंचा दे, तभी वो आसन सिद्ध होता है। अगर आप लिखा पढ़ी में जैसे पूछेंगे, आजकल तो हर चीज़ बड़ी लिखा पढ़ी में चलती है, उसकी थ्योरी चलती है, तो लगभग 3.5 घंटे में एक आसन सिद्ध होना शुरू हो जाता है। अगर आप पलथी मार के भी बैठे हो तो आपको 3.5 घंटे पलथी मार के अपने मेरुदंड को, स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट करके अगर आप उस अवस्था में सुखपूर्वक बैठे हैं तो वो आसन आपसे सिद्ध है। तो ये तो कंपेयर ही गलत है कि जिम अच्छा या योग अच्छा। ये तो वही चीज़ हो गई कि हमारे पिता अच्छे या घर का सबसे छोटा लड़का अच्छा। भाई पिता के ही अच्छे संस्कारों से, उन्हीं के द्वारा रचित हुई सारी चीज़ों की वजह से आज उनका परिवार आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे घर के सबसे छोटे बच्चे का कंपेयर कभी घर के सबसे बड़े वृक्ष से किया ही नहीं जा सकता। और फिर योग से आपको आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक हर तरह के लाभ प्राप्त होता है। आपने अच्छा कभी सुना है कि किसी को बड़ा डिप्रेशन है, वो जिम जाने लगा और बिल्कुल ठीक हो गया, या किसी को भयंकर एंजाइटी है या माइग्रेन है या लोअर बैक पेन है या वेरिकोज वेन्स की समस्या हो गई तो जिम गया और ठीक हो गया? नहीं। पर आपने हाँ ये जरूर सुना होगा कि ये सारी समस्याएं किसी अच्छी योगा क्लासेस में जाने से लोगों को धीरे धीरे ठीक हो गई। योग केवल फिजिकल लेवल पे आपको नहीं ठीक करता, अभी तो पूरी लाइफस्टाइल को ठीक करता है। ओके। तो योग अपने आप में ज़बरदस्त है, अपने आप में वो एक यूनिवर्सिटी है। और अगर जिम को हम इस आकलन में संज्ञा दें तो हम उसको एक छोटा सा विद्यालय बताएंगे।
तो जैसे आजकल जो ट्रेंड्स चलते हैं, वाटर योगा, पावर योगा, सुपर योगा, तो आप जो हमारा प्राचीन योगा या ट्रेडिशनल योगा है उसको इन मेथड से कैसे कंपेयर करेंगे, और ये मेथड्स अच्छे हैं या हमारे ट्रेडिशनल मेथड को ही हमको फॉलो करना चाहिए एक अच्छी बेहतर लाइफस्टाइल के लिए? देखिए, सत्यता तो ये है कि समय के साथ चीज़ें अपग्रेड होनी चाहिए, ठीक बात है, होनी चाहिए अपग्रेड। पर अगर अपग्रेड गलत दिशा में जा रहा है तो बिल्कुल रोकना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि योग अपने आप में ज़बरदस्त चीज़ है, पर ठीक उसी के साथ आज बहुत सारी ऐसी योग की फॉर्म्स आ गई है, बहुत सारे ऐसे टीचर्स आ गए जो स्टूडेंट्स की समस्याओं को नहीं समझते हैं, अपनी फॉर्म को कराने के चक्कर में उनको इंजर्ड कर देते हैं। जैसे आप ट्रेडिशनल इंडियन योगा की बात करें, पारंपरिक भारतीय योग हजारों वर्षों से चला आ रहा है। पतंजलि योग की हम बात करें तो उसमें केवल 84 आसनों का वर्णन था, आज 5000 से ज़्यादा आसन हो गए। कहाँ से हो गए? हर आसन को अपग्रेड करते जा रहे हैं। अच्छी बात है, अपग्रेड करना चाहिए। बहुत सारे फ्लो बन गए, अयंगर फ्लो बन गया, अष्टांग विन्यासा फ्लो बन गया, विन्यासा फ्लो बन गया, हठ योगा बन गया, पावर योगा बन गया, एंटी ग्रेविटी योगा, येन योगा, तो ऐसे बहुत सारे योगा आए। पर सबकी देखिए अलग अलग थीम है। आप जैसे अपनी किसी भी तरह, मैं मैक्सिमम समझता हूँ कि मैक्सिमम पर्सन वो हैं योग करने, वो जा रहे हैं जिनको किसी न किसी प्रकार की कोई शारीरिक या मानसिक समस्या है। मैक्सिमम लोग हुआ, बहुत कम लोग हैं जो फिटनेस के लिए केवल योगा क्लास में जा रहे हैं। फिटनेस के लिए आज बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो उधर चले जाते हैं क्योंकि उनको योग के बारे में नहीं पता। पर हाँ, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पर्सन आप योग की तरफ जा रहे हैं। अब समझिए, अब वो पावर योगा क्लासेस चलती हैं कहीं पर। पावर योगा में कराते क्या है, लगातार एक सीरीज होती है जिसमें बॉडी की बहुत ज़्यादा पावर यूज होती है। अब किसी को घुटने की समस्या है, वो 2 आसन खड़े होकर करेगा, तीसरे में कह देगा कि मुझको इंजरी हो गई। तो पारंपरिक भारतीय योग देखिए जो बना वो आपके शरीर और आत्मा के हिसाब से बना। कोई भी योग के आसन बने वो हमेशा प्रेरित हुए प्रकृति से। प्रकृति में हम बैठे हैं, हमने देखा वृक्ष को, वृक्ष की स्थिरता हमने देखी, वृक्ष की स्थिरता को अपने अंदर धारण करने के लिए हम खुद वृक्षासन में खड़े हो गए। जब आप वृक्षासन में लगातार खड़े रहते हो आंख बंद करके, तो वही स्थिरता धीरे धीरे आपके अंदर आ जाती है। हमने देखा कि एक मोर है, वो सांप जैसे जहरीले प्राणी को भी खा लेता है। तो हमने कहा कि इसका मतलब इसका पाचन तंत्र बड़ा ज़बरदस्त है, तो हम मयूर आसन अगर करें तो हमारा भी पाचन तंत्र गजब का हो जाएगा, ज़बरदस्त हो जाएगा। तो उसने मयूर आसन का अभ्यास किया। ठीक इसी तरीके से हमने देखा कि जो श्वान होता है, जो कुत्ते होते हैं, उनकी स्पाइन काफ़ी लचीली होती है। तो हम अधोमुख श्वान आसन, ऊर्ध्वमुख श्वान आसन जैसे वेरिएशंस ले आए। तो जो भी आसन देखिए बने वो सब प्रकृति के बीच से आए, जीव जंतुओं से आए, ऋषि मुनियों के नाम से आए, उनको देख कर आए, वृक्षों से देख के आए। जो हमारे आसपास चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कुर्सी है, कुर्सी क्या है, कुर्सी लगातार स्थिर है, तो चेयर पोज आ गया जिसको उत्कट आसन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हर चीज़ देखिए प्रकृति से आई, और वो आई इसलिए कि हम उसके अंदर की खूबियों को अपने अंदर धारण कर ले। हर आसन, कोई भी एक सिंगल आसन, जैसे मान लीजिए कैट काउ पोज बड़ा फेमस होता है, लोग बोलते हैं स्पाइन लचीली हो जाती है कैट काउ पोज में। ठीक बात है, कैट की स्पाइन लचीली भी होती है, काउ की भी स्पाइन लचीली होती है, जिसको मार्जिन और बिटिल आसन के नाम से हम जानते हैं। तो उनकी स्पाइन लचीली है, इसलिए हम इस आसन को कर रहे हैं ठीक उसी तरह से जिससे हमारे अंदर वो खूबी आ जाए। जैसे सिंह आसन हम करते हैं, अब सिंह आसन में जोरदार गर्जना करते हैं। किसी को डिप्रेशन की समस्या है, एंजाइटी की समस्या है, आप सिंह आसन को जोरदार गर्जना के साथ करो तो आप फील करोगे कि थोड़ा सा हमारा मन हल्का हो गया। ये क्यों हो रहा है? कभी शेर डिप्रेशन में थोड़ी जाते हैं। तो सिंह की क्या क्वालिटी है? सिंह की क्वालिटी है कि वो निर्भीक होता है। जो व्यक्ति निर्भीक है तो वो डिप्रेशन में कैसे जा सकता है? तो हमने जब सिंह को देखा तो हम वहाँ से प्रेरित होकर हमने सिंह आसन को बनाया। और ये आसन बने, आपको क्या लगता है ये एक दिन में बन रहा? हजारों सालों का शोध चला होगा इन पर, इनके लाभ और हानि को लगातार देखा गया होगा, तब जाकर आज ये सारे आसन हमारे बीच में। पर दुर्भाग्य है कि जो भी हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में, अच्छे फॉर्म में, रियल फॉर्म में जो चीज़ें थी, उनको मैनिपुलेट करके आज के समय में बहुत सारे योगा टीचर्स बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स बना रहे हैं जिससे लोग इंजर्ड हो रहे हैं। ये तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि जो यौगिक पॉस्चर्स हैं वो किस तरीके से नेचर से अलाइंड है। तो थोड़ा सा आप हमें ये जानकारी दीजिए कि योग और व्यायाम में क्या अंतर है, या दोनों सेम है?
देखिए, अगर आप व्यायाम शब्द का प्रयोग कर रही हैं तो अब जैसे व्यायाम को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो तो एक्सरसाइज हो गई। एक्सरसाइज के तो बहुत सारे रूप हैं, फिर वो उसमें जिमिंग भी इंक्लूडेड हो गई, फिर उसमें मान लीजिए TRX की ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड हो गई, और भी सारी टफ ट्रेनिंग्स इंक्लूडेड हो गई। पर अगर आप व्यायाम की बात करती हो तो आज भी अगर आपको याद होगा कि हमारे स्कूलों में, विद्यालयों में आज भी PT वर्ड का यूज़ होता है कि आज PT क्लास है। तो वहाँ पे जब आप देखोगे तो वहाँ मोबिलिटी पे बड़ा फोकस करते हैं कि आपके शोल्डर, आपके जितने भी जॉइंट्स हैं वो सब अच्छे से खुले हैं। तो ये जो मोबिलिटी का यूज़ हो रहा है योग में, सेम इसी तरह से सूक्ष्म और स्थूल व्यायाम होते हैं। योग करने के पूर्व हमेशा सूक्ष्म और स्थूल व्यायामों को करना चाहिए, जिससे हमारा पूरा जो शरीर है वो एक्टिव हो जाए, हमारे पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र हमारा सुपर एक्टिव हो जाए, ब्लड का सर्कुलेशन मतलब ठीक हो जाए। और जब हम आसनों को करना स्टार्ट करें तो आसनों में हमें किसी तरह की कोई इंजरी ना आए खींचने पर, इस तरह से। तो जो हमारे सूक्ष्म और स्थूल व्यायाम है वही आपके यहाँ व्यायाम है, जिनको स्कूलों में, विद्यालयों में PT के रूप में आज भी कराया जाता है। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए, हर चीज़ निकली योग से ही है। आज आप एडवांस डांस फॉर्म्स देखोगे तो उसमें बहुत सारे मूव्स योग के ही एडवांस आसन है, बहुत सारे, मैक्सिमम। होता क्या है कि हम हमेशा किसी चीज़ को देख के सीखते हैं। तो प्राचीन समय से योग ही केवल हमारे यहाँ प्रयोग में था, लोगों ने देखा, लोगों ने सीखा, उसी को कई तरह से मॉडिफाइड करके, उनके मॉडिफिकेशन करके उनको अलग अलग जगहों पर ले गए। जैसे मार्शल आर्ट्स में भी अगर आप जब देखोगे, मार्शल आर्ट में जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो उस ट्रेनिंग में भी योग के जो एडवांस लेवल के आसन है उनका ही प्रयोग और उपयोग किया जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि व्यायाम भी योग का ही एक अंश है। जी। योग क्या हर कोई कर सकता है, या कुछ फिजिकल लिमिटेशंस होती हैं कि कुछ लोगों को करना चाहिए, कुछ लोगों को नहीं करना चाहिए, या कुछ सेट ऑफ, कुछ ऐसी स्पेसिफिक एज होती है कि इसी एज में करना चाहिए? देखिए, यह आपने क्वेश्चन पूछा, इसको हम अपनी तरह से अब आपसे पूछते हैं। ये बताइए, भोजन आपके लिए ज़रूरी है? ये जो जल पी रहे हैं हम लोग, ये आपके लिए ज़रूरी है? मतलब क्या इसको भोजन और पानी हर व्यक्ति पी सकता है क्या? तो देखिए, जो जिस तरह से हमारे जीवन में हमारा भोजन और जल जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक आपके जीवन में योग है। मैं कहता हूँ कि बच्चा 5 वर्ष का हो जाए, आप उसको अच्छे योग अध्यापक के पास भेजना शुरू कर दीजिए। केवल आप 1 साल के अंदर देखेंगे कि उसके अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे। आजकल की माएँ बहुत परेशान रहती हैं कि मेरे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है। कोई इसलिए परेशान होते हैं कि वो ज़्यादा, मेरा बच्चा कंसंट्रेट नहीं करता, उसका खेल कूद में बहुत मन लगा रहता है, शैतानियों में मन लगा रहता है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, या कई छोटी बड़ी फिजिकल समस्याओं को लेकर या मेंटल समस्याओं को लेकर वो परेशान होते हैं। मैं कहता हूँ कि योग में भेजना शुरू करिए, 1 वर्ष का समय दीजिए और हर मंथ उसको आप देखो चेक करते हुए वो कितना स्टेबल होता जाएगा। ठीक इसी तरह से हमारे यहाँ योग में गर्भ संस्कार की क्लासेस चलती थी पुरातन काल से। अच्छा। और उसके एग्जाम्पल हैं अभिमन्यु। जब अभिमन्यु गर्भ में थे तो उसकी माँ को अर्जुन चक्रव्यूह भेदने की पूरी योजना बता रहे थे कि चक्रव्यूह किस तरह से भेदा जाता है। पर हुआ क्या कि वो चक्रव्यूह भेदना तो जान गया, वो अंदर जाना तो जान गया, पर तब तक उसकी माँ को नींद आ गई, तो आगे की कथा नहीं सुन पाया। ठीक उसी प्रकार से मैं ये ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि जो भी माँ गर्भवती हो गई है, 3रे महीने से लगातार अच्छे अच्छे कर्मकांड, वेद, पुराण या जितना अच्छा वो कर सकती है वो करना स्टार्ट कर दे। आपका बच्चा एक एक चीज़ सीखेगा और जिस दिन वो इस दुनिया में आएगा, आप धीरे धीरे उसके अंदर वो सारी चीज़ें देखेंगे। और इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल हम लोगों ने अपने यहाँ किए भी हैं, और इसको आप गर्भ संस्कार के नाम से सर्च भी कर सकते हो, इसके बारे में और सारी चीज़ें जान भी सकते हो कि गर्भ संस्कार क्या होता है। तो मेरा कहना क्या इतना है कि योग देखिए वास्तविकता में एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है। उसको आप चंद दिनों में, चंद महीनों में या कुछ वर्षों में नहीं जान सकते हैं, ना ही ये इसको सीखा जा सकता है। योग अनुभव करने वाली चीज़ है। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि योग जो है वो जीवन शैली होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये आपकी लाइफस्टाइल होना चाहिए।
जैसे मैंने अभी कहा ना कि ये भोजन और पानी जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना ही आवश्यक हमारे लिए योग होना चाहिए। अगर आप बिना भोजन और पानी के एक दिन भी अपने आप को नहीं रख सकते हैं तो आपको बिना योग के बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और ये सत्यता मान लीजिए, जो व्यक्ति प्रतिदिन योग करता है, मैं कभी मान ही नहीं सकता हूँ कि वो किसी भी तरह की शारीरिक कष्ट से या किसी भी तरह के मानसिक कष्ट से परेशान है। और अगर उसके जीवन में किसी तरह के कष्ट आ भी रहा है तो इतना ईजिली हंसते मुस्कुराते हुए उसको टैकल करेगा कि आपको खुद लगेगा कि नहीं, क्योंकि उसको हर चीज़ की अनुभूति होने लगती है। हम इसे बोलते हैं कि ब्रेन सबसे पावरफुल है। देखिए, शरीर को ठीक करने के बाद योग का अगला कार्य हमारे ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं उनको व्यवस्थित करना है। अच्छा, ब्रेन पावरफुल होगा तो क्या करेगा? ब्रेन का काम क्या है? ब्रेन का काम सबसे पहले तो हमारे पूरे शरीर को ऑपरेट करना है। अगर जब हमारा इंजन ज़बरदस्त पावरफुल होगा तो हमारा शरीर भी पावरफुल होता चला जाएगा। हम लोगों ने कहानियाँ ये तो सुन ली कि श्री कृष्ण भगवान ने अपनी सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन उठा लिया। आए तो थे नहीं कहीं, मतलब उन्होंने जन्म लिया था ना, प्रॉपर मनुष्य योनि में जन्म लिया, एक शरीर के अंदर वो आए, तब उन्होंने ये काम किया। फिर भगवान राम की बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं, या ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हमारे यहाँ इतिहास में जिन्होंने बड़े ज़बरदस्त काम किए। तो लगता है कि ये कैसे संभव हो सकता है, एक साधारण मनुष्य इस तरह से कैसे कर सकता है। तो मैं सबसे कहूँगा कि एक हम अपने आप को साधारण कहते हैं, पहली बात तो साधारण मत कहिए। हम सबसे उच्चतम योनि हैं, हम सबसे अपडेटेड और अपग्रेडेड मॉडल हैं सबसे ज़्यादा। हम अपने आप को जितना ज़्यादा जानेंगे, आप उतनी ज़्यादा नई नई चीज़ें सीखेंगे और जानेंगे। देखिए, जानने का केवल एक मार्ग है, वो योग। योग के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है जिससे आप अपने ब्रेन को अनलॉक कर पाओ। और ब्रेन के अंदर बहुत रहस्यमयी और ज़बरदस्त क्षमताएं छुपी हुई हैं। तो इसीलिए योग सबको करना चाहिए। प्रैक्टिकली इसको जब धीरे धीरे करेंगे तो उसके अपने जीवन में लाभ और हानि आपको खुद ब खुद समझ में आएंगे। मेरी बातें आप सभी सुन रहे हैं कि योग करना चाहिए, ठीक है। मुझको अगर गलत साबित भी करना है तब भी योग करना पड़ेगा। 2 महीने बाद तभी तो बता पाओगे कि नहीं सर आपने गलत बोला, या मेरी बातों को मान के अगर आप उन चीज़ों को करोगे तब भी आपको। देखिए, दोनों ही चीज़ों में हमें प्रैक्टिकली उसको करना पड़ेगा। पर समस्या क्या है अपने यहाँ? समस्या ये है कि हम सुन सब कुछ लेते हैं, फॉलो कुछ नहीं करते। हम अपने पूरे जीवन को इसी तरह काटते हैं, ना इस किनारे पे लगते हैं ना उस किनारे पे लगते हैं। मतलब ईश्वर को हमारे यहाँ मानते सब, पर जब ईश्वर की बात आएगी कि चलो छठी मंजिल से तुम्हें धक्का दे रहे हैं तो कहेंगे ना। क्यों? भक्त प्रहलाद भी देखिए सच्चे आस्तिक थे, और उनके पिता ने कितनी बार उनकी हत्या करने की कोशिश करी, क्या क्या योजनाएं बनाई, सब करी, पर उसके बाद भी वो केवल भगवान विष्णु का नाम लेके उस शिव में चले जाते थे, रक्षा भगवान विष्णु करते थे। ठीक उसी तरीके से अपने यहाँ बिलीव नहीं है। हम ना बिलीवर बन पाते हैं पूरी लाइफ, ना नॉन बिलीवर्स बन पाते हैं। हम बीच के रहते हैं। भाई ईश्वर को मानना है तो आस्तिक बन जाओ, नहीं मानना तो पक्के नास्तिक बन जाओ। पर यहाँ क्या है, मान भी रहे नहीं भी मान रहे, ये समस्या है। और यही समस्या धीरे धीरे हमारे जीवन के अंदर घर कर गई है। मतलब अगर आजकल तो देखिए भारत में बड़ी गंभीर एक बीमारी चल रही है जिसको हृदय रोग बोल रहे हैं। आज भारत का हर तीसरा व्यक्ति आप समझो हृदय रोग से पीड़ित। चलते फिरते लोगों को कार्डियक आ रहा है। कार्डियक मतलब खत्म, हार्ट अटैक नहीं है, वो कार्डियक है। हार्ट अटैक में तो चलिए टाइम होता है, आप बच सकते हो, कार्डियक आ रहा है आप डायरेक्ट खत्म। आप समझो इतनी गंभीर समस्या। यहाँ पर कई सारे योग के अच्छे अध्यापक या जिनको भी आयुर्वेद की अच्छी नॉलेज है वो चिल्ला के ऑन टीवी ऑन कैमरा कह रहे हैं कि सुबह सुबह आपको अर्जुन छाल पीना चाहिए, प्रतिदिन कम से कम 45 मिनट वॉक करनी चाहिए, आप इन सब चीज़ों से बचे रहोगे। सबको पता है पर फॉलो कोई नहीं करता। जब घटना घटने लगती है तो वो परेशान होते हैं। यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ हर अच्छी और बुरी बात सबको पता है पर कोई फॉलो नहीं करता। सेम उसी तरह है कि सबको पता है ईश्वर है पर फॉलो कोई नहीं करता। अरे हम कहते हैं या तो भाई बिलीवर बन जाओ या नॉन बिलीवर बन जाओ, ये बीच में क्यों पड़े हुए हो? किसी भी चीज़ को करना है या तो उस तरफ जाओ या तो इस तरफ रहो, ये बीच में मत रहो। तो जैसा कि आपने बताया कि जो कार्डियक इश्यूज आजकल के हो रहे हैं, तो अगर लॉन्ग टर्म हम यौगिक प्रैक्टिसेस फॉलो करें तो हम ये सारी चीज़ों से बच सकते हैं। तो आजकल 2 बहुत इम्पॉर्टेंट 2 एस हैं जिन्होंने काफ़ी परेशान कर रखा है लोगों को। एक तो स्लीप डिसऑर्डर और दूसरा स्ट्रेस। मैंने कानपुर में आकर के देखा कि प्रॉब्लम आपकी फ़िज़िकल कोई भी हो, लेकिन हर दूसरा व्यक्ति नींद की गोली खा रहा है और आगे जाकर 2, 4, 6 वर्षों में फिर
फिर उसको नेचुरल स्लीप आनी ही बंद हो जाती है और फिर वो तरह तरह के अजीब से एडिक्टिव मोड में चला जाता है। तो यौगिक प्रैक्टिसेस ये दो जो हमारे मेजर डिसऑर्डर्स हैं उन पे कैसे हेल्प करती है? देखिए, स्लीप डिसऑर्डर की जो आपने बात करी थी, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा है। जैसे मान लीजिए अभी आपका कोई बहुत प्रिय व्यक्ति है या आपका कोई ऐसा ग्रोइंग बिजनेस जो अभी अभी आपने स्टार्ट किया, उसमें आपने अपनी पूरी पूंजी लगा के रखी है, अभी खबर आ जाए कि वो डूब रहा है, चिंता हो जाएगी। चिंता हो जाएगी तो उस रात नींद नहीं पड़ेगी। या हमारा कोई अति प्रिय व्यक्ति, उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो हमें चिंता हो जाएगी, तो हमें नींद नहीं पड़ेगी। अब समस्या क्या है कि यहाँ पे लोगों को ओवर थिंकिंग से कहानी शुरू होती है, ओवर थिंकिंग होने लगती है, किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचना। उसी से एक समस्या निकलती है ओसीडी, ये गिलास यूं क्यों रखा है, यूं क्यों नहीं रखा है, ये हमारा चादर यूं क्यों है, यूं क्यों नहीं है। ये देखिए प्रारंभिक लक्षण है, इनसे लोगों को समझ जाना चाहिए कि वो समस्या की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब ओसीडी हुई, ओसीडी के बाद ओवर थिंकिंग होने लगी, एक्स्ट्रा थॉट्स आ रहे हैं, भाई किसी भी चीज़ को हम लेके नेगेटिव हो रहे हैं। जिस व्यक्ति को ओवर थिंकिंग हो रही है, आवश्यकता से अधिक थॉट्स आ रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति कभी सो नहीं सकता। मन का शांत होना बहुत जरूरी है। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग दिन भर में 5 से 6,000 विचार उसके मन में आते हैं। अब जब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो वो विचारों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई, ब्रेन की जब क्षमता बढ़ गई है तो नींद का प्रोसेस तो ब्रेन से ही होना है ना। अगर साइंस की भाषा में समझेंगे तो बॉडी में जब कैल्शियम धीरे धीरे घुलना स्टार्ट होता है, हमारी पीनल ग्लैंड जब धीरे धीरे स्लो होने लगती है, तब हमको नींद आती है। आप उस प्रोसेस को होने कहाँ दे रहे हो? मान लीजिए कि घर में 2 बड़े बड़े हाइलोजन लगे, जब उसको बंद करेंगे तभी तो हमारी आंखों के सामने अंधेरा आएगा, धीरे धीरे हम सोएंगे। अब वो हाइलोजन लगातार जल रहे हैं, किस प्रकार से सो पाओगे? तो ओवर थिंकिंग की समस्या, और ओवर थिंकिंग हम कभी जान ही नहीं पाते कि हमें ओवर थिंकिंग की भी समस्या। जिसे कभी भी किसी सामान्य मनुष्य से पूछे ज़्यादा सोचते तो नहीं हो, तो उसका आंसर आएगा नहीं बिल्कुल नहीं सोचते हैं। अच्छा, तुम नहीं सोचते हो तो साइंस ये गलत बोल रहा है कि दिन भर में 5 से 6,000 थॉट्स आ रहे हैं। आपको तो अपने 500-600 थॉट्स भी नहीं पता है दिन भर में आप क्या सोच रहे हो। तो ये अवेयरनेस जो आती है कि अब आपके शरीर के भीतर कुछ भी घट रहा है, वो अवेयरनेस योग के कारण आती है। और जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या, तो सब योग में आप अच्छे से योग का अभ्यास करिए, चीज़ें करिए। ये ये तो बड़ी छोटी समस्याएं हैं लोगों तो जैसे हम योग निद्रा की प्रैक्टिस करें अगर एवरीडे, और हम अगर उस प्रैक्टिस को अच्छे से सीखें, तो हम ओवर थिंकिंग जैसी समस्याओं से या स्लीप डिसऑर्डर से बच सकते हैं। देखिए, योग निद्रा और मेडिसिन से भी हमें मुक्ति मिल सकती है। योग निद्रा, आप किस योग निद्रा की बात कर रहे हैं? जो प्राचीन समय से भगवान विष्णु जिसको सबको बताओ सिखा के गए, कि आज की मॉडर्न योग निद्रा की बात कर रहे हैं? योग निद्रा वो होती है जब आप सोने और जागने के बीच की स्थिति में होते हैं, उसको योग निद्रा बोलते हैं। आजकल का मॉडर्न योग निद्रा अच्छा म्यूजिक लगा के, सूदिंग म्यूजिक लगा के, अच्छा एम्बियंस क्रिएट करके, अच्छा सा थोड़ा सा वातावरण में हल्की सी कोई अच्छा सा फ्रेगनेंस यूज़ करके इस तरह से कराते हैं। ये तो योग निद्रा नहीं है। योग निद्रा तो किसी भी अवस्था में करी जा सकती है। हम बैठे हैं, मैंने अगर अपनी आंखें बंद करी तो हम इसी अवस्था में योग निद्रा करें। और योग निद्रा आपके चैनल के, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हम बता दें, ये छोटा सा अपने घर पे भी करके देखें। जब कभी घर पे लेटे हैं तो जिस प्रकार से घर की सारी लाइटें हम सोने के पहले बंद करके आते हैं, एक एक स्विच बंद करते हैं, सब चेक करते हैं सब बंद है कि नहीं बंद है, ठीक उसी प्रकार से जब आप बिस्तर पर लेट जाइए तो अपने पैर के पंजों से शुरू करिए, एक एक अंग को धीरे धीरे चेक करते हुए ऊपर बढ़िए। आप जब इस तरह से निरीक्षण करोगे पूरे शरीर का, तो आप देखोगे कि शरीर में हर स्थान पर किसी न किसी प्रकार की अकड़न या जकड़न होगी। उसको रिलीज करते हुए जैसे ही आप ऊपर बढ़ के यहाँ तक पहुँचे, तो अपनी ब्रेथ को देखना शुरू करो। आपकी जो सांस आ रही है और जो आपकी सांस जा रही है, उसको लगातार देखने का काम करिए। आपके नॉस्ट्रिल लेफ्ट, राइट, और ये तीसरा पार्ट, ये जहाँ पर ये सांस लड़ती है, आप लगातार इतने पार्ट पे, इस ट्रायंगल पे लगातार अपनी सांस को देखने का काम करो। जब आप सांस को देखने का काम करोगे तो होता क्या है कि देखिए, ह्यूमन ब्रेन या तो पास्ट की बातों पे भागेगा या फ्यूचर पे भागेगा। फ्यूचर मतलब क्या होना है, कैसे होना है, कब होना है। पास्ट की बात पे वो छूट गया था, वो हो गया था। अब कभी भी सोचना, 100% ब्रेन या तो पास्ट में है या तो फ्यूचर में, वो प्रेजेंट में है ही नहीं। ह्यूमन ब्रेन को पता ही नहीं प्रेजेंट होता क्या है। प्रेजेंट बहुत सूक्ष्म होता है, हमारी सूक्ष्म गतिविधियाँ। आप अपनी सांस के साथ जुड़ जाओ जाके,
और जैसे जैसे इसका अभ्यास आपका गहरा होता जाएगा, आप अपनी सांस के साथ जुड़ते जाओगे, आप अपने वर्तमान पे, अच्छा ब्रेन की एक आदत है, एक ही जगह पर रह पाएगा, या तो पास्ट पे या फ्यूचर पे या प्रेजेंट पे। जैसे जैसे आप जुड़ते जाओगे अपनी सांसों के साथ, तो आप अपने वर्तमान पर आगे जुड़ते जाओगे। और जब मनुष्य वर्तमान में जुड़ जाएगा तो मनुष्य के थॉट्स तो बचे ही नहीं। जब उसके थॉट्स नहीं बचे तो एक अच्छी गहरी नींद में जाएगा, तो फिर दवाइयों का कोई विषय ही नहीं बचता है। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, माइग्रेन या इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनका कोई विषय ही नहीं बचता है। ये केवल अभ्यास की बात है। कुछ दिन के आप अभ्यास करो। जैसे मैं भी बताऊं, अभी एक शोधकर्ता हैं, उनका मैं वीडियो देख रहा था, तो वो बोल रहे थे कि मैंने प्राणायाम के बारे में बहुत सुना, चैंटिंग्स के बारे में बहुत सुना, तो मैंने क्या किया, मैं अपने घर पे गया और मैंने 3 बार केवल चैंट किया ओम की, और मैंने तुरंत चेक किया कि मेरे ब्रेन में गामा रेस बढ़ गई थी। गामा रेस हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं, हमारे ब्रेन के लिए, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए। आप समझो कल 3 बार चैंटिंग करने पे। मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे लोगों को जिनको एंजाइटी की या स्लीप डिसऑर्डर की समस्याएं हैं, वो सोने के पहले सबसे पहले अपने हाथ पैर को अच्छे से ठंडे पानी से धुल लें, मुंह में पानी भर के अच्छे से अपनी आंखों पे करें। अब मुंह की एक्सरसाइज करके, जिससे ये आंखें थोड़ा सा हमारी उनको आराम मिले। फिर उसके बाद बैठ के 5 मिनट का केवल अनुलोम विलोम, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं, वो करें, और 3, 5, 7 या 11 बार ओम की चैंट करें। उसके बाद ठीक जैसे मैंने विधि बताई है योग निद्रा की, इस तरह करते फिर सो जाएं। फिर अगले पॉडकास्ट में आप बताइएगा कितने लोगों को देख के इससे लाभ मिला। 100% लोगों को लाभ मिलेगा। आपने जैसे माइंड पावर अनलॉकिंग की बात करी योग के माध्यम से, और हमने ये भी जाना कि भावनात्मक स्तर पर भी हमें योग हेल्प करता है। तो मेडिटेशन और साधना की क्या इम्पोर्टेंस है योग में, और हम किस तरीके से अपनी स्पिरिचुअल बीइंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और हमें इसमें कितना समय देना चाहिए? कुछ ऐसा है कि हमने 2 साल किया या 4 साल किया, या कितने टाइम तक हमको वो साधना करनी चाहिए कि हम उस एक्सपर्टीज़ के लेवल तक पहुंच पाएँ? तो साधना, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ों की क्या इम्पोर्टेंस है, और हम इसको किस तरीके से यौगिक प्रैक्टिस के माध्यम से अपने जीवन में अनुसरण कर सकते हैं? देखिए, आपने 2 वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए, एक मेडिटेशन, एक साधना। मेडिटेशन से तो अभिप्राय सामान्यतः ये लगाया जाता है कि वो ध्यान की स्थिति है, और साधना होती है जब हम किसी अवस्था को लगातार अनुशासन के साथ लंबे समय तक करते जा रहे हैं। तो ये 2 देखिए अलग चीज़ हो गई। ध्यान की जैसे डेफिनेशन की अगर आप बात करो, तो जितना हम समझ पाए हैं या जितना हम जानते हैं, ध्यान एक वह अवस्था है जिसमें आपका ब्रेन आपके वर्तमान पर आकर स्थिर हो जाता है, और आपका वर्तमान अति सूक्ष्म है। अब जैसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये सूक्ष्म क्या होता है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके आपको समझाता हूँ कि 2 तरह के संसार हैं। अभी आप इतना ही समझिए, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल और सूक्ष्म में अंतर किस तरह से होगा? जैसे मान लीजिए लड्डू है, लड्डू मैंने खाया, लड्डू मुझको दिखाई पड़ रहा है कि वो लड्डू का शेप है, पर मैंने खाया तो उसकी मिठास मुझे अनुभव हो रही है, राइट? तो जो स्वरूप है वो स्थूल है, जो उसकी मिठास है, जो अनुभव हुई, वो सूक्ष्म है, फूल है, मुझको दिखाई पड़ रहा है। और जब हम उसको स्मेल कर रहे हैं तो फूल स्थूल है, और जो उसका रूप है, जो उसकी महक है, वो सूक्ष्म है। शरीर है, स्थूल है, परंतु जो अंदर सोल है वो सूक्ष्म है। ठीक इसी तरह से स्थूल और सूक्ष्म बराबर पैरेलल चल रहा है इसी यूनिवर्स में, आप ही के साथ में, पर चूंकि हम उनको नहीं जान पाते। पर ध्यान करते हुए हम जब समाधि की अवस्था पे पहुंचते हैं तो अपनी 6ठी इंद्री को जागृत करके उस संसार को भी हम देख सकते हैं। अब इसको थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाते हैं। 3 तरह के शरीर हमारे शरीर के अंदर होते हैं, एक तो स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर है। स्थूल शरीर तो ये है जो हमको दिखाई पड़ रहा है, सूक्ष्म शरीर हमारी ही ऊर्जा का एक रूप होता है, और एक कारण शरीर जिसको आप आत्मा समझ सकते हैं। सूक्ष्म शरीर का प्रयोग पुराने समय से लगातार बहुत सारे लोग टाइम ट्रैवलिंग के लिए, अदर ग्रह पे ट्रैवल करने के लिए, या एक युग से दूसरे युग में जाने के लिए करते रहे। मेरी नज़र में जैसे बचपन से हमें इस बात की अनुभूति थी, टाइम कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, ये एक लाइन में चल रहा है। हम एक टूल के अंदर हैं, इसलिए हम समय का अनुभव कर रहे हैं। जैसे ही हम उस टूल के बाहर निकलते हैं, समय एक लाइन में। आप राइट देखोगे तो आपको रामायण काल दिखाई पड़ेगा, आप लेफ्ट देखोगे आज से आप 500 वर्ष पहले आगे देख पा रहे होगे। शायद इसीलिए बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे प्राचीन जितने भी ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो भी भविष्यवाणियाँ बताई आज सत्य होती हैं, क्योंकि वे इस चीज़ को जान गए थे। तो ध्यान
देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ध्यान वर्तमान की अवस्था है। जब आप फुल कॉन्शियस मोड में हैं, कई सारे लोग जैसे ध्यान को बोलते हैं, तो मैं बताऊं कि जब आप आश्रमों में ध्यान करने जाते हो तो होता क्या है कि शुरुआत में तो बिगनर लेवल में आपको बैठा के ध्यान करना सिखाते हैं, और जैसे जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हो ध्यान में, तो वो बताते हैं कि अब आपको अवेयरनेस के साथ पानी पीना है, वो भी अवेयर होके, आपको कोई भी एक्टिविटी करनी, चलना है, फिरना है, बैठना है, आपको फुल अवेयरनेस का मतलब पूर्ण चैतन्य मस्तिष्क के साथ अब आपको काम करना है। तो एक ध्यानी 24 घंटे ध्यान की अवस्था में रहता है। वो पर्टिकुलर किसी एक अवस्था में उसको नहीं जाना पड़ता है, वो हर समय ध्यान की अवस्था में है। तो अगर किसी चीज़ को उसने एक बार यूँ देख लिया, चूँकि उसका ब्रेन अब सुपर एक्टिव है, तो एक बार वो निहारते ही उसके ब्रेन में सब फीड हो गया। ठीक इसी तरह से विवेकानंद की एक कहानी थी। जब वो ट्रेन से सफ़र कर रहे थे तो एक बगल में बैठा व्यक्ति पुस्तक पढ़ रहा था, तो विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए उस पुस्तक के बारे में कुछ बताया। तो बोले, क्या आपने पढ़ी है? बोले, हाँ, मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है। अरे नहीं सर, आपने कहाँ पढ़ी होगी? उन्होंने कहा कि अच्छा, लाओ एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। उन्होंने पन्ने यूँ पलटते हुए बस देखे, उनका लिए लो, पढ़ ली मैंने। बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? संभव। बोला कि ठीक है, अच्छा आप मेरी परीक्षा ले लो। तो उन्होंने कहा इस प्रश्न का ये पैराग्राफ ये, तो वो सब बताते रहे। अब ये संभव कैसे हुआ? हम आप के लिए जो सेकंड है, 1 सेकंड, वो हमारे लिए सामान्य ब्रेन के लिए 1 सेकंड है, पर जो सुपर ह्यूमंस हो गए, जिन्होंने अपने ब्रेन को इतना विकसित कर लिया, उनके लिए वो 1 सेकंड अब नहीं रहा, उनके लिए वो 1 घंटा हो गया। हम महसूस कर रहे हैं 1 सेकंड, उनके लिए 1 घंटा है। अब साइंस भी इस चीज़ को बोलता है कि अगर आप किसी ऐसे ग्रह में गए तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए हम 10 दिन रह के आए पृथ्वी में, पता चला यहाँ पर तब तक 10 साल हो गए, तो ये संभव है। अगर आप इसी थ्योरी को और थोड़ा लेके जाओ तो अपने यहाँ कहा जाता है कि ब्रह्मा जी जो हैं वो अपनी पलक झपकाते हैं तो युग बीत जाते हैं। ये सब संभव है, हर चीज़ संभव है। ठीक इसी प्रकार से एक सत्य घटना के बारे में मैं और बताता हूँ। केदारनाथ में एक व्यक्ति पैदल चलता हुआ जयपुर से पद यात्रा करते हुए, उसने माना था कुछ कि हम केदारनाथ दर्शन करेंगे, तो उसने पैदल यात्रा करी केदारनाथ तक। चलते चलते वो दीपावली के दिन पहुंचा। अब दीपावली के दिन पट बंद होने का समय आता है, वो बिल्कुल पट बंद होके पुजारी बाहर निकल रहे थे, तो दौड़ता हुआ गया। उसने बड़ी मिन्नत करी कि पुजारी जी कृपया ये गेट खोल दीजिए, मेरी मिन्नत की थी, हम कई 100 किलोमीटर पैदल चलते हुए आए हैं, और चूँकि नियम तो नियम है। उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप अगले वर्ष आइएगा। अब भाई कोई इतने 100 किलोमीटर चलते हुए पैदल आया, टूट गया पूरी तरह से। अच्छा, जब इंसान मन से टूटता है तो उसका शरीर भी उस समय टूट जाता है। तो थका हारा वहीं किनारे अपना बैठ गया, और बैठे बैठे सब लोग वहाँ से चले गए केदारनाथ से। वैसे वहाँ सब खाली हो गया, क्योंकि उसके बाद वहाँ कोई नहीं बसता। तो वहाँ पे कहते हैं कि कोई एक नागा साधु निकले। तो उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताइए ये बात है। अच्छा, कोई बात नहीं, परेशान मत। तो उन्होंने वहीं पर आग जला दी, और उसकी बात सुनते रहे। चूँकि वही इतना थका था, आग की गर्मी उसको मिली, उसको कुछ खाने के लिए दे दिया, तो उसको नींद आ गई, वो सो गया। अब जब वो सुबह उठा तो उसने देखा चारों तरफ बढ़िया धूप निकली हुई है, और मृदंग नगाड़े सब बजते हुए, और फिर से केदारनाथ बाबा आ रहे हैं मंदिर में प्रवेश करने के लिए। तो दौड़ा पुजारी जी के पास कि आपने तो कहा था कि भाई अगले साल आना, आप तो आज सुबह ही खोले दे रहे हो। पुजारी लगा ये कौन सी बातें कर रहा है, क्या कर रहा है। काफ़ी देर उसको नहीं समझ में आया। फिर उसने जब बहुत कहा तो पुजारी को ध्यान आया कि हाँ, ये 6 महीने पहले आया था मेरे पास। अच्छा, ये 6 महीने पहले आया होता, ये हमसे बोल रहा था कि हाँ इसी से बात। तो वहीं पर रुक गया। उसने कहा तुम तो 6 महीने पहले आए। बोले 6 महीने पहले कहा, मैं तो कल शामी को तो आया था। उनका क्या घटा था तेरे साथ, अब बता तू। तो उसने पूरी घटना बताई कि ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ घटी। तो आप समझो साक्षात महादेव आए, उस पल को उन्होंने 6 महीनों में परिवर्तित कर दिया। ठीक इसी प्रकार से आप जैसे सदगुरु की कहानी भी सुनेंगी, तो सदगुरु कुछ घंटे के लिए ध्यान में बैठे, तो उनको लगा कि कुछ घंटे हुए, जब उनकी आंखें खुली तो 15 दिन करीब हो गए थे। तो टाइम की थ्योरी भी देखिए सबके लिए चेंज है। तभी मैं कहता हूँ कि जब आप अपने भीतर धीरे धीरे प्रवेश करेंगे तो नई नई चीज़ें जानेंगे, नए नए रहस्य जानेंगे। और जो आपका प्रश्न था कि ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त कितना समय होना चाहिए, कोई समय नहीं होना चाहिए। और कभी भी ध्यान का देखिए प्रथम नियम है कि आप किसी भी चीज़ में अपने आप को बांध के नहीं आओगे, आप सर्वस्व त्याग के आओगे। तो जैसे कहते हैं कि योगा करने का बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग में करना चाहिए। अगर किसी को मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो वो करे कि ना करे, कि कोई उपयुक्त समय निश्चित है कि इसी समय ही हमको करना चाहिए? देखिए, सबसे अच्छा समय तो नो डाउट कि प्रातःकाल का ही होता है, परंतु अगर वो प्रातःकाल नहीं कर पा रहा है तो कम से कम 4 घंटे का वो
भोजन का गैप बना के फिर कर सकता है। आप किसी भी प्रकार की यौगिक क्रिया अगर कर रहे हैं तो आपको कम से कम 4 घंटे का आपका भोजन और योग की क्रिया के बीच में गैप होना चाहिए, फिर आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी आपको। तो अगर कोई करना चाहे तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं यौगिक प्रैक्टिसेस के लिए, क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि कुछ टाइम के बाद लोग बोर हो जाते हैं। जो आपने बताया 84 आसन्स होते हैं, वो करके कुछ दिन में लोगों को कुछ नया चाहिए और वो बोर हो जाते हैं और फिर उससे डेविएट हो जाते हैं। तो आप किस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं प्रैक्टिस? अच्छा, एक बात बताइए कि कोई व्यक्ति मेरे पास आया, वो 5 साल से किसी डॉक्टर के चक्कर लगा रहा था कि मुझको एक समस्या है फिजिकल और मेंटल लेवल पे। डॉक्टर भी भाई इलाज के नाम पे क्या करते हैं, दवा देते हैं। दवा जाके कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन सिस्टम को भाई गड़बड़ करती है। ये सत्य है, मतलब ये एक सत्यता है कि आप जब मेडिसिन लंबे समय तक प्रयोग करते हैं तो आपका पाचन तंत्र खराब होता है। तो आप गए तो 2 बीमारी ठीक करने, आपको 10 बीमारियाँ और आ गई। फिर इसी बीच किसी ने बताया कि भाई योग करो, अच्छा होता है। आपने भी सुना कि चलो अच्छा, कहीं कोई कुछ नहीं बचा, योग कर लेते हैं। आप गई, 3 महीने में अभूतपूर्व बदलाव, आपको फिजिकल और मेंटल लेवल पे ज़बरदस्त लाभ मिलने लगे, आपकी मेडिसिन खत्म होने लगी धीरे धीरे। जो चीज़ें आपको डॉक्टर नहीं दे पाया वो एक योग शिक्षक ने दे दिया। तो अब आपको वहाँ पे क्या करना चाहिए? अब आपको वहाँ पे उस योग को अपनी लाइफस्टाइल में हमेशा के लिए ऐड कर लेना चाहिए या उसको कुछ समय बाद उसको बंद कर देना चाहिए? ये तो मेरा क्वेश्चन आपके लिए। जैसा कि मैंने अभी इसी पॉडकास्ट में पूर्व में भी कहा कि योग आपकी दिनचर्या है। ये कौन सी बात होती है कि हम लगातार खाना खाते हैं, अब ऊब गए तो आज से मेरा व्रत, अब 10 सालों तक हम कुछ नहीं खाएंगे, ऐसा तो कोई नहीं करता है। तो ठीक इसी प्रकार से योग से भी कोई नहीं उगता। 84 आसन किसी जमाने में हुआ करते थे, आज 5000 से ज़्यादा आसन है, आज बहुत सारी योग की फॉर्म्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। और वैसे भी आप जब अपना अभ्यास कर रहे हो तो उस अभ्यास से अगर आपका शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो उस चीज़ को हम क्यों छोड़ेंगे? अच्छी चीज़ों को वैसे भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो योग प्रतिदिन करें। वंडरफुल। तो एक बहुत जो मिथ है या ये सच है कि जिम करने से आपकी मसल्स बनती हैं और योग में सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर आपको मसल गेन करना है तो आपको जिम जाना चाहिए। तो क्या हम यौगिक प्रैक्टिसेस से भी मसल गेन कर सकते हैं? देखिए, ये प्राचीन समय में चीज़ें होती थी कि, पर आज आप जितने भी मॉडर्न योगा टीचर देखोगे तो अच्छे वो मस्कुलर होता है। अगर आप हमको भी देखोगे तो हम भी फिजिकली फिट अच्छे दिखाई पड़ते हैं, दुबले पतले से योगाचारों जैसे नहीं। होता क्या है कि कोई योग अध्यापक है तो वो केवल अपनी सात्विक एक डाइट रखता है, सात्विक डाइट रखता है, टाइमली उसको उठना है, टाइमली खाना है, टाइमली चीज़ें करना है। और अच्छा, जब अपने शरीर को बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर रहा है तो वो उसी अनुरूप उसका शरीर धीरे धीरे ढलने लगता है। तो जैसा कि हमने योग और जिम के बारे में काफ़ी बातें समझी, तो सबसे जो लोगों को सबसे बड़ा जो उनके माइंड में मिथ होता है कि हमें अगर मसल्स बनानी है तो जिम जाना इम्पॉर्टेंट है, योग में या फिर विदाउट वेट लिफ्टिंग वगैरह हम मसल्स नहीं बना सकते। तो वो उसमें क्या सच्चाई है? देखिए, योग में और जिमिंग में ऐसा नहीं है। प्राचीन काल में बहुत सारे योग शिक्षक थे या जो भी योग अध्यापक हुआ करते थे बहुत शरीर से बलिष्ठ हुआ करते थे। और आज भी आप जैसे जो भी मॉडर्न डे योगीज आप देख रहे हैं, सब शरीर से बड़े हष्ट पुष्ट अच्छे फिजिक वाले होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि योग में जैसे आप अपने यहाँ ट्रेडिशनल इंडियन योगा के हिसाब से समझो तो 3 लेवल्स होते हैं। एक बेसिक लेवल, एक इंटरमीडिएट लेवल, एक एडवांस लेवल। बेसिक टू इंटरमीडिएट ठीक है, पर एडवांस लेवल में बहुत सारे ऐसे पोजेस होते हैं, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पोजेस, जो आपको अपनी बॉडी लिफ्ट करके करना है। ओके। आप बॉडी जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी 90 किलो की है, अब हमें अपनी बॉडी लिफ्ट करनी है इन 2 हाथों पर, तो हमारे हाथ की मसल क्यों नहीं बनेंगी? तो ऐसे बहुत सारे पोजेस होते हैं जिनसे हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ भी बनती है और साथ साथ हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी अच्छा बनता है। तो देखने से लगता है कि हाँ, ये भी व्यक्ति कोई शारीरिक व्यायाम करते होंगे। चलो वार्म अप की बात करो तो हमारे यहाँ वार्म अप में हनुमान दंड होते हैं, जिसमें आप दंड मारते हो, 100 दंड मारते हैं। 100 दंड जो मार रहा है तो उसके पैरों की मसल मजबूत है। जो हैंड स्टैंड कर रहा है तो उसके हाथों की 4 आर्म्स की शोल्डर की मसल निकली है। चतुरंग दंड आसन में आप अपने आप को जब होल्ड करो तो आपके चेस्ट की मसल है। और बहुत सारे, जैसे अभी मैंने रिसेंटली अपने जो इंस्टा चैनल है उस पर एंशिएंट हिंदू पुशअप्स के नाम से 12 पुशअप्स डाले। वो सभी पुशअप्स मैं चैलेंज करके देता हूँ आपके कैमरे पे, कोई बहुत अच्छा जो बॉडी बिल्डर है वो सारे पुशअप्स करके दिखाए। क्यों? क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी और
आपका ब्रेन का कोऑर्डिनेशन, ये तीनों चीज़ों की आवश्यकता है, जिसमें आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी, आपको ब्रेन का कोऑर्डिनेशन जो आपके बॉडी के साथ होना चाहिए वो भी मिलेगा, और जो एक सबसे बड़ी समस्या है कि मतलब बॉडी भी मिल जाए और हमारे शरीर के रोग भी दूर हो जाए, तो वो भी इसमें प्राप्त हो जाता है। तो योग में बहुत सारी फॉर्म्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हम उनको करते हैं तो धीरे धीरे ये सभी प्रकार की समस्याएं, हमको ऐसा नहीं लगता है कि जिमिंग करने वालों की बॉडी बनती है, योग करने वालों की बॉडी नहीं बनती है। योग करने वालों का शरीर ज़्यादा आकर्षक होता है। अब आप किस तरह की बॉडी की बात कर रही हैं कि सिक्स पैक है पर उनका SGPT SGOT बड़ा है, कोलेस्ट्रॉल बड़ा हुआ, बस दिखावटी बॉडी है, या उस तरह के शरीर की बात कर रहे हैं कि शरीर भी अच्छा है, हष्ट-पुष्ट है, चेहरे पर उनके ज़बरदस्त चमक है और वो किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो ये सब योग से प्राप्त होता है। तो एक अच्छे योग साधक बनने के लिए आप क्या किसी तरीके का आहार भी गाइड करते हैं? देखिए, आहार जैसे हमारे यहाँ प्राचीन समय से 3 आहार लोग धारण करते हैं। एक आहार से हमें सात्विक गुण प्राप्त होते हैं, दूसरे आहार से राजसिक गुण, और तीसरे आहार से तामसिक गुण हमारे शरीर के भीतर आते हैं। तामसिक प्रवृत्तियाँ बासी भोजन, नॉनवेज, अल्कोहल, इस प्रकार के सेवन से। अब बासी भोजन की श्रेणी में आजकल के सभी पैक्ड फूड, डिब्बेबंद फूड, प्रोसेस्ड फूड भी आते हैं। तो वो जब भोजन आप लेते हो तो तामसिक प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं। तामसिक प्रवृत्तियाँ कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में गलत काम करने की इच्छाएं जागृत होती हैं। उसके बाद राजसिक भोजन। राजसिक भोजन प्याज, लहसुन, ज़्यादा तला भुना, तेज़ मसालेदार, ये सभी भोजन हमारे ब्लड को इतनी तेज़ी के साथ सर्कुलेट करते हैं जिससे राजसिक प्रवृत्तियाँ बढ़ती है। तो हम महत्वाकांक्षी बनते हैं इन सारी चीज़ों से। और इसी जगह तीसरा भोजन होता है हमारा सात्विक भोजन। सात्विक भोजन वो भोजन जो हमें प्रकृति जैसे दे रही है, जिस मूल अवस्था में, हम उसे एज इट इज़ उसी तरह कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब खेत से कोई चीज़ आई या पेड़ से कोई चीज़ आई, हम उसी तरह से उसको कंद, मूल, फल, उनको हम धारण कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों को हम जब धारण करना शुरू करते हैं तो अपने अंदर बहुत सारे बदलाव देखते हैं। क्योंकि कोई भी जो भी चीज़ जितनी ज़्यादा जीवित अवस्था में हम अपने शरीर के भीतर डाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई सेब लगा है, अब उस सेब को पेड़ से तोड़ने के बाद हम उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें अभी ज़बरदस्त ऊर्जा है, वो सजीव अवस्था में, तो उसकी ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। तो इस तरह से आपके शरीर में ऊर्जा भी बढ़ती है और आपका भोजन भी अच्छा होता है। और एक यौगिक डाइट की बात करेंगे तो हर मौसम के अनुरूप योगियों को अपना भोजन बदलना चाहिए। जाड़े का आहार अलग होता है, ग्रीष्म ऋतु का अलग होता है, वर्षा ऋतु का अलग होता है। वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा परहेज करे जाते हैं भोजन में, क्योंकि उसमें चूँकि पेट की भी समस्याएं होती है, तो हरण का सेवन करना भी बताया जाता है। और भोजन की अगर आप बात करोगे तो हमारे यहाँ सूर्य की ऊर्जा के अनुरूप कहा जाता है कि हमारा अग्नाशय एक्टिव होता है, जिसमें जाके भोजन हजम होता है। तो सूर्य सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है प्रातःकाल, कहा जाता है प्रातःकाल आप सबसे ज़बरदस्त नाश्ता करो। उसके बाद धीरे धीरे इसे दिन ढलता जाता है तो सूर्य की ऊर्जा क्षीण होती जाती है। तो कहा जाता है कि रात्रि का भोजन बिल्कुल निषेध है, नहीं करना चाहिए, और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले भोजन कंप्लीट कर लो। तो यौगिक डाइट इसी तरह से होती है। तो कुछ ऐसे सुपर फूड हैं आपके हिसाब से जिनको खाने से कोई अच्छी साधना कर सकता है? देखिए, सुपर फूड जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, वो हर प्रकार का फूड जो प्रकृति आपको सीधे दे रही है, आप उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो, वही आपके लिए सुपर फूड का काम करेगा। मेरी नज़र में सुपर फूड हर वो फूड है जो जितना ज़्यादा ताज़ा, जितना फ्रेश है, जितना सजीव है, क्योंकि उसके अंदर उतनी ज़्यादा प्राण ऊर्जा है। वो प्राण ऊर्जा आपके शरीर को मिलते ही वो सभी सुपर फूड के ही काम करते हैं। उस सुपर फूड का क्या लाभ जो 2 साल बाद हम उसको उठा के खा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम तो सुपर फूड खा रहे हैं, ना, वो कभी सुपर फूड नहीं हो सकता। वो मृत अवस्था का फूड है जिसको आप धारण कर रहे हैं। आप मुझको बताइए कि एक सेब है, उसी सेब को आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ताज़ा सेब खाइए तुरंत पेड़ से, वो पेड़ वाला, या तो उसी सेब को सुखा के रखा हुआ 2 साल बाद का। आप खुद इस क्वेश्चन का आंसर करो, किसमें ज़्यादा ऊर्जा है, कौन सा ज़्यादा सुपर फूड है आपके लिए। तो मेरी नज़र में हर वो फूड जो जितना सजीव है, जितना ताज़ा है, जो डायरेक्ट अभी हमें पेड़ या पौधों से प्राप्त हो रहा है, वो सभी प्रकार के फूड सुपर फूड हैं। इसलिए ज़्यादा हमें इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा कि सभी पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड हमारे लिए हार्मफुल है। पैक्ड फूड में प्रिजर्वेटिव पड़े होते हैं जो एक जहर है। आप समझो प्रिजर्वेटिव, ये कीड़े मकोड़े नहीं खाते हैं। इसका उदाहरण आप यूँ समझिए कि प्रिजर्वेटिव वाली अगर कोई आटा है, आप उसको मार के रख दीजिए, और जो नेचुरल आटा है आप उसको मार के रख दीजिए।
जो भी चीज़ नेचुरल होगी वो प्रकृति का नियम, वो सड़ती है, वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगी, उसमें फंगस आना स्टार्ट होगा, सड़ेगा। और जो जिसमें प्रिजर्वेटिव होगा वो कभी नहीं सड़ेगा, उसको बैक्टीरिया तक नहीं पसंद करते हैं, वो भी सोचते हैं हम खा के मर जाएंगे। सोचिए बैक्टीरिया डर रहा है जिस भोजन को खाने के लिए, उस भोजन को हम लोग खाते हैं। तो ये पैक्ड फूड से बहुत बचना चाहिए। आज से 10 साल 15 साल पहले ये कल्चर नहीं था, अभी कल्चर समय के साथ बढ़ता जा रहा है। अब ये कल्चर वाटर बॉटल्स तक में आ गया है। मुझको नहीं ध्यान है कि आज से हम लोग 15 साल पहले बॉटल्स के अंदर यूज़ करते थे, बिल्कुल ना के बराबर। अगर कोई यूज़ करता तो हमें लगता था कि भाई ज़्यादा अच्छी लाइफस्टाइल वाले होंगे, शायद इसलिए। अब तो लोग सड़क किनारे लगे हैंडपंप से पानी पीने से डरते हैं, उनको लगता है कि वो अस्वस्थ ना हो जाए। आप खुद बताइए, क्या 15 साल पहले कोई डरता था? कहीं भी किसी सड़क किनारे लगे हैंडपंप से पानी पी लेते थे। और हम लोग डायरेक्ट जो जल का, ये आपका पृथ्वी का जल होता था, भूगर्भ जल होता था, हम डायरेक्ट उसको कंज्यूम करते थे। वो मीठा पानी होता था, हमको बड़ा अच्छा लगता था। कभी हम लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ आते थे, उसके यहाँ आरू लगा होता था, अगर हम पानी उनके यहाँ पीते थे तो लोग कहते थे यार कितना कड़वा पानी, आप लोग किस तरह से पी लेते हो? आज वही कड़वा पानी हर घर में और सबको अच्छा लगने लगा। वो भी आप देखो कि वो एसिडिक वाटर, उसके सारे मिनरल्स मर चुके हैं, उस पानी को हम कंज्यूम कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लगातार जहर युक्त भोजन खा रहे हैं और उसके बाद भी कंप्लेन कर रहे हैं कि इस तरह चलते फिरते हार्ट अटैक क्यों, इस तरह चलते फिरते हम ख़त्म क्यों हो रहे हैं। हर क्वेश्चन का आंसर आपकी दिनचर्या में छुपा है। आप ये दिनचर्या देखो, मुझे बहुत अच्छे से याद है बचपन में 6 बजे माँ खोपड़ी पे आके खड़ी हो जाती थी, धूप आ गई है अभी तक लेटे हो, उठ जाओ। अपने यहाँ कल्चर होता था बच्चों में कि 5 साढ़े 5 बजे उठ जाओ, सूर्य नहीं आना चाहिए चढ़ के। आज क्या कल्चर बचा? कई सारे बच्चों को मैं जानता हूँ 5 साढ़े 5 पे सो रहे हैं, 12 बजे 1 बजे उठ रहे हैं। जो व्यक्ति 12 बजे 1 बजे उठ रहा है, प्रॉपर समय पे नाश्ता नहीं कर रहा है, प्रॉपर समय पे भोजन नहीं कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है उसके पेट में समस्या आएगी, पाचन तंत्र वीक होगा। पाचन तंत्र वीक होगा तो उसके संपूर्ण शरीर में समस्याएं जन्म लेने लगेंगी। क्योंकि हमें किसी भी तरह की, अगर मान लीजिए फूड से एनर्जी मिल रही है तो वो फूड कहाँ जाता है? हमारे पाचन तंत्र में। वहाँ से हजम होने के बाद उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं वो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में आते हैं। जब हमारा यही सिस्टम फेल हो जाएगा तो हमें कहाँ से ऊर्जा मिलेगी? केवल व्यक्ति अपनी दिनचर्या ठीक कर ले, आधी से ज़्यादा बीमारियों को अपनी दिनचर्या ठीक करने से ही वो ठीक कर लेगा। प्राणायाम का क्या इम्पोर्टेंस है? ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस जो जिसको हम कहते हैं आजकल, उनकी इम्पोर्टेंस योग में क्या है? देखिए, प्राणायाम बहुत ज़बरदस्त होते हैं। प्राणायाम और प्राणायाम की क्रियाएं ये दो अलग चीज़ है। प्राणायाम रेचक, पूरक, कुंभक। रेचक, पूरक और कुंभक, सांस लेना, ब्रेथ को होल्ड करना, सांस छोड़ना, ब्रेथ को होल्ड करना, किसी भी अवस्था में सांस को लंबे समय तक होल्ड कर लेना। पर आप अपनी सांस को लंबे समय तक चाहे अंधा कुंभक लगा के अंदर होल्ड करना या बाह्य कुंभक लगा के बाहर होल्ड करना, ये तभी कर पाओगे जब आपके लंग्स में पावर होगी, जब आपकी जो प्राणवायु जो लगातार चल रही है आपको उसमें रोकने की क्षमताएं विकसित होंगी। वो आती हैं क्रियाओं से। क्रियाएं कौन कौन सी? बहुत सारे प्राणायाम की क्रियाएं होती हैं हमारे यहाँ, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, उद्गीत, केवली, बहुत सारे ऐसे प्राणायाम आते हैं। मैं कहता हूँ कि केवल हर सामान्य मनुष्य को 5 प्राणायाम जिस क्रम से मैं बता रहा हूँ अगर वो करे, केवल प्राणायाम करे, तो वो मैक्सिमम अपनी समस्याएं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, उसको दूर कर सकता है। प्रथम प्राणायाम हमें अनुलोम विलोम, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोलते हैं, वो करना चाहिए। अब अनुलोम विलोम तो सब जानते हैं, इसका एक और नाम है नाड़ी शोधन। क्यों इसको नाड़ी शोधन कहा जाता है? नाड़ियों का शोधन, नाड़ियों के शुद्धिकरण की जो क्रिया है वो अनुलोम विलोम है। नाड़ियाँ क्या होती हैं? नाड़ियाँ वे होती हैं जिसमें हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा बहती है, वे नाड़ियाँ होती हैं। अगर वही शुद्ध नहीं होगी, शरीर में प्राण ऊर्जा अगर हमारे एक्टिव फ्लो में नहीं होगी, तो हम कहीं ना कहीं हमेशा आलस में रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। तो अनुलोम विलोम करने से हमारे शरीर की नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, प्राण ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है और हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। उसके बाद हमें कपालभाति प्राणायाम, जैसे कपालभाति, कपाल का अर्थ होता है आपका ललाट, भाति का मतलब होता है प्रकाश। तो जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इस प्राणायाम करेंगे तो हमारा ललाट, हमारा चेहरा सूर्य की तरह ओजस्वी हो जाएगा, तेजवान हो जाएगा। अच्छा, चेहरा किसका चमकता है? इसका पेट अच्छा होता है। तो कपालभाति आपके फुल एब्डोमेन को ठीक करता है। आपके फुल एब्डोमेन के अंदर, आपके पूरे पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको धीरे धीरे हील करने का काम करता है कपालभाति, इसलिए अच्छा होता है। कपालभाति के बाद अगला प्राणायाम हमें भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम तेजी से सांस लेने और छोड़ने की एक क्रिया है, जिससे
हमारे जो लंग्स हैं वो पावरफुल बनते हैं, उनकी क्षमताएं और ज़्यादा विकसित होती हैं, और जो हमारी श्वास नलियाँ होती हैं वो शुद्ध होती हैं, और साथ ही साथ हमारा जो ब्रेन है वो तेज़ी से ऑक्सीजन, अब जैसे मान लीजिए आप तेज़ी से सांस लो सांस छोड़ो तो आपको हल्का सा चक्कर आएगा। क्यों? क्योंकि इतना ऑक्सीजन लेने की अपने को आदत नहीं, और इतनी तेज़ ऑक्सीजन छोड़ने की अपनी आदत नहीं। तो जिन लोगों को जैसे मोशन सिकनेस की समस्या है या पहाड़ों पे उन्हें ऑक्सीजन की समस्या होने लगती है, उनको भी भस्त्रिका प्राणायाम से लाभ मिलेगा। ये 3 प्राणायाम के बाद हमें चौथा प्राणायाम उद्गीत प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम को हम ओमकार जप के नाम पे बोलते हैं, जिसे जानते हैं। तो उसमें हमें ओम की चैंटिंग करनी चाहिए। ओम, देखिए ओम की चैंटिंग भी लोग गलत करते हैं, डायरेक्ट ओम ओम कभी नहीं बोलना चाहिए। ओम एक ध्वनि है जो 3 शब्दों से मिलकर उत्पन्न होती है, आ, ओ और मा। जब आप 3 शब्द बोलते हो, जैसे किसी के मुंह में जबान भी अगर नहीं हो, पूरा मुंह खोल कर अंदर से आवाज़ निकालेगा तो आवाज़ आ की निकलेगी। मुंह को हाफ करते ही वो आवाज़ ओ हो जाएगी, और मुंह बंद करते ही वो आवाज़ मा हो जाएगी। कोई एफर्ट्स नहीं करना है। और ये तीनों ध्वनियाँ जब मिक्स होती हैं तो ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इस तरह से उद्गीत प्राणायाम करिए। और आखिरी में भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने से आपके जैसे मस्तिष्क से संबंधी बहुत सारी समस्याएं जिनकी होती हैं वो खत्म होती है, माइग्रेन संबंधी समस्याएं खत्म होती है, ब्रेन आपका ज़्यादा एक्टिव होगा। जब ब्रेन आपका एक्टिव होगा तो आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी, और जो आपकी समस्या है वो भी खत्म होगी। इसमें जिसे मैंने कहा भ्रामरी, भ्रामरी मतलब भ्रमर की तरह गुंजन करना। भ्रमर मतलब भंवरा, भंवरे को कभी आपने सुना होगा, इस तरह से हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। केवल ये 5 प्राणायाम कभी भी व्यक्ति करें, केवल 5 प्राणायाम, वो अपने आप देखेगा कि एक हफ्ते में कितने सारे उसको लाभ मिलने लग गए। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि केवल कपालभाति प्राणायाम करके उन लोगों ने 20-20 किलो वजन अपना कम कर लिया। तो ये जो 5 प्राणायामों की जो भी मैंने सीरीज बताई है, इसको क्रमशः इसी तरह जो व्यक्ति करेगा उसको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। तो प्राणायाम और योगा थेरेपीज हेल्प करती हैं वेट गेन और वेट लॉस में भी? हाँ बिल्कुल करती है। जैसे थायराइड की समस्या है। थायराइड देखिए 2 तरह का होता है। एक थायराइड जो होता है वो अपने वजन को बढ़ाता है, एक थायराइड आपके वजन को कम करता है। अब चूंकि थायराइड ग्लैंड इस सब चीज़ों के पीछे कारक है, तो आप जैसे योग जब स्टार्ट करते हो आसन और प्राणायामों से उस समस्या को ठीक करते हो। कोई भी देखिए शरीर में समस्या है कि हम भोजन कर रहे हैं पर भोजन मेरे शरीर में नहीं लग रहा है, या हम केवल पानी पी रहे हैं, हम पानी पी के मोटे हुए जा रहे हैं, इसका मतलब शरीर में कोई समस्या है। और ये समस्या अगर है, शरीर हमारा इनबैलेंस है। बैलेंस करने के लिए क्या करना है? बैलेंस करने के लिए ही तो योग है। योग का अर्थ ही होता है मन, शरीर और आत्मा को अलाइन करके एक कर देना। इन्हीं के जोड़ को योग कहते हैं। तो हम कहते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल को जब आप ठीक करना स्टार्ट करते हो योग के माध्यम से, तो ये सारी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं। देखिए बीमारियां बहुत छोटी चीज़ होती है योग के माध्यम से ठीक करना। ये तो आपको शुरुआती चरण में ही इसके लाभ मिल जाते हैं। योग तो आपको आपसे परिचय कराता है। हमने बचपन से सुना कि हम सभी ईश्वर के रूप हैं। अब इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर के पास एक पॉन्ड है, छोटा सा कोई तालाब है। आप वहाँ से 20 बाल्टी पानी भर के ला के आपने रख दिया। अब उन 20 बाल्टी पानी में आपने चिट लगा दी, इसका नाम छोटे, इसका नाम छोटे ए, इसका नाम छोटे बी, इसका नाम आपने इस तरह कर दिया। और फिर उसके बाद 1 महीने बाद आपने उन्हीं से पूछा क्या नाम है तुम्हारा, तो उसने कहा मेरा नाम छोटे, उसने कहा मेरा नाम छोटे ए। पर वास्तविकता आप जान रही हो ना क्यों है, क्या असली तत्व कहाँ से? भाई तालाब का जल तालाब ही है ना, कि वो जो बाल्टी जिसके अंदर आ गए वो है। ठीक उसी तरीके से हम सभी ईश्वरीय ऊर्जा हैं। हम आज अपने आप कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, आप अपना नाम बोल रही हैं, या अन्य लोग अपने नाम बोल रहे हैं। तो जिस दिन आप अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाते, इसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का अर्थ ही है जीवन और मृत्यु के समस्त रहस्यों को जान जाना। अब जीवन में कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा। हमको पता है कि ये चीज़ आई तो उसके पीछे क्या कारण है। जब हर चीज़ के कारण हमें पता चल जाएगा तो दुख ही कहाँ रहेगा। हमेशा आप परम संतोष की अवस्था में रहेंगे, परम आनंद की अवस्था में रहेंगे। अब जब आप यही जान गए कि आप ही ईश्वर हैं, तो सबके भीतर अपने ही रूप को देखेंगे। और जो ईश्वर के अंदर मान लीजिए खूबियाँ हैं, अच्छाई बुराई, वो सभी आपके भीतर आ जाएंगी। तो योग वहाँ तक जानने का मार्ग है। हम तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ों में फंसे हुए हैं कि ये शारीरिक समस्या हो गई, मानसिक समस्या हो गई, ये तो क्रिएट करने वाले हम हैं। बस थोड़ा सा लाइफस्टाइल अपनी ठीक करिए, थोड़ी सी यौगिक दिनचर्या अपनी ठीक करिए, थोड़ा सा इसको
10-20 दिन 25 दिन तक लगातार करिए, केवल इतने ही दिन अच्छा कर लीजिए, उसी में आपको लाभ समझ में आने स्टार्ट कर देंगे। और जिस चीज़ में जब लाभ समझ में आने लगे तो उसको अडॉप्ट कर लीजिए अपनी लाइफ में, उसको फिर प्रतिदिन। और अच्छा, योग करने में समस्या क्या है? किसी पार्क में कर सकते हैं घास के ऊपर, एक छोटी सी मैट कहीं भी लेके ट्रैवल कर सकते हैं, मैट नहीं मिल रही तो एक दरी पे कर सकते हैं, वो भी नहीं मिल रही तो एक चादर पे कर सकते हैं। योग करने के लिए कौन से बहुत सारे टूल की आवश्यकता है। फिर हम इसको अपनी दैनिक दिनचर्या में क्यों नहीं शामिल करते? केवल और केवल मनुष्य का आलस्य, और कोई बात नहीं, केवल आलस्य। आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया योग करने से? देखिए, हमारे जीवन में तो बहुत बड़े परिवर्तन हैं। अगर हम अपने जीवन के परिवर्तन की बात करें तो सबसे पहले तो मेजर एक्सीडेंट्स हुए, कई जगह से शरीर चोटिल हुआ, बहुत सारी समस्याएं, फिजिकल काफ़ी चैलेंजिंग रहा मेरे लिए। पर उसके बाद योग से धीरे 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 अपने शरीर को जाना, अपने मन को जाना, आत्मा के तल तक पहुँचे, तो बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक जिनसे हम अनभिज्ञ थे, हम उन सारी चीज़ों को जान पाए। और मैं सत्य बता रहा हूँ, मैं इतना फिजिकली सुपर एक्टिव आज से 10 साल 12 साल पहले नहीं था जितना आज हूँ। जितनी शारीरिक क्षमताएं मेरी 12 साल पहले थी, उससे जज डबल आज है। आज हम सब कुछ कर सकते हैं। आज हम 4 घंटे की नींद लेके भी पूरे दिन काम कर सकते हैं, और ज़बरदस्त तरीके से। कोई बोल भी नहीं सकता कभी कि नहीं नहीं ये थके होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम 3-4 घंटे की नींद लेते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, बिल्कुल थकान नहीं होती। ये सब संभव केवल योग की वजह से। तो योग वास्तविकता में, देखिए, मेरे जीवन में जब इतने बड़े बदलाव आए, कहीं ना कहीं जब मैंने ये जाना कि योग से इतने अभूतपूर्व बदलाव होते हैं, अभी मैंने इसको आगे बढ़ाने का कार्य शुरू किया। तो आप आज की जेनजी जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्यों उनको देखिए- योग करना चाहिए और उसको अडॉप्ट करना चाहिए अपनी लाइफस्टाइल में? देखिए, इस जनरेशन के लिए तो मैं केवल एक ही बात कहूँगा कि अपने से बड़े बूढ़ों की एक तो बात सुनना हमें शुरू करनी चाहिए। क्योंकि हमारे जो भी बड़े हैं, उन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें अनुभव करी हैं। अपने अनुभव की कसौटी पे जब उन्होंने हर चीज़ को तोल लिया है, तब वो अगर आपको उस कंडीशन या उस स्थिति में देखते हैं जहाँ पर आप फंस रहे हैं, तो अगर वो आपको राय दे रहे हैं तो उन रायों को हमें सुनना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे पुराने समय में दादी नानियों के बहुत सारे नुस्खे होते थे, आज भी है। जैसे घर में किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाए तो आप केवल बुकनू और हींग मिला के उसको खिला दो, फूड पॉइजनिंग के लक्षण उसको उसी समय समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही न जाने कितनी आपके घर की रेमेडीज़ दादी नानियाँ बताया करती थी। पर आज समस्या क्या है कि हमारा जो यूथ है वो बड़े बूढ़ों की बात सुनना नहीं चाहता। एक तो ये समस्या है। दूसरा, हमारा यूथ आज भी भारत के वास्तविक इतिहास को जानता नहीं। आज भी अगर रामायण के किसी कैरेक्टर को थोड़ा सा टिपिकल कैरेक्टर अगर हम पूछ दे तो पूछता कि अच्छा ये रामायण में थे। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिनको अपने यहाँ की रामायण महाभारत नहीं पता, और ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ कि जिनको यही नहीं पता कि भगत सिंह का हमारी देश की आज़ादी में क्या योगदान रहा, या आदि योगी शिव ने मनुष्य की चेतना के लिए क्या कार्य किए, या अन्य जो भी उदाहरण है। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपनी जड़ों को, अपने रूट्स को नहीं जान रहे हैं, तो ये भारत के लिए भी अच्छे संकेत नहीं है। क्योंकि यही यूथ हमारे भविष्य है, और अगर हमारा भविष्य इस तरह से पुरानी चीज़ों को जान नहीं रहा है तो ये समस्या की बात है। पुरानी चीज़ें हमेशा हमें इसलिए जाननी चाहिए कि हम अगर उस समय पे कोई भी, जैसे मान लीजिए हमारे ही जीवन में पुराने समय में कोई समस्या हुई, तो अगर वो हमसे गलत काम हुआ तो हम उससे सीख लेके अगली बार ठीक करने का काम करते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर मुग़लों ने भारत पे आक्रमण करके भारत को इतने लंबे समय तक अपने बंधन में बांधा, तो कहीं ना कहीं तो हमें कमी हुई थी। और अगर जब इतिहास में ही आप नहीं जाओगे तो किस प्रकार से जान पाओगे कि हमारे इतिहास में ये हमसे चूक हुई थी। और देश का भविष्य हम इन्हीं यूथ के कंधों पे डाल के ही तो अब आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो आप खुद देखो कि आज का यूथ कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट है बहुत सारी चीज़ों में। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा कुछ मत करिए, केवल अपने आसपास जो भी सेंटर्स हैं या जो भी अच्छे अध्यापक हैं योग के, अपने जीवन का केवल 1 घंटा निकाल कर उनकी क्लासेस को करना शुरू करिए। जब शारीरिक रूप से आप ठीक होना शुरू होंगे तो आपका बौद्धिक स्तर विकसित होगा, और कहीं ना कहीं योग की कक्षाएं लेते हुए बहुत सारी ऐसी बातें भी आप जान पाओगे जिससे आपकी चेतना का भी विकास होगा। जैसे वीक में 7 दिन होते हैं, तो आपका क्या एडवाइस है कि कितने दिन
मिनिमम करना ही चाहिए और कितने समय योग को देना ही चाहिए? देखिए, अगर सामान्य मनुष्य की बात करें तो 6 दिन दे के 1 दिन फुल रेस्ट करना चाहिए, और योगियों की बात करें तो योगियों की डायरी में किसी भी तरह के रेस्ट का कोई पन्ना ही नहीं होता है। क्योंकि जब अगर हम किसी एनर्जी सोर्स को जान गए तो हम चाहेंगे कि हम उससे डिस्कनेक्ट हों? हम तो हमेशा उससे कनेक्ट रहने की कोशिश करेंगे। परंतु शुरुआती अभ्यास में आपको 6 दिन का अभ्यास करना चाहिए और 1 दिन शरीर को पूर्ण रूप से आराम देना चाहिए, जिससे जब आप फिर से शुरू करें तो अच्छे से। क्योंकि देखिए, आराम इसलिए भी ज़रूरी है कि हम जब किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे जो भी टिश्यूज़ होते हैं वो एंगेज होते हैं, उनको भी रिकवरी के लिए एक टाइम की आवश्यकता होती है। लंबे अभ्यास के बाद ये आवश्यकता नहीं पड़ती, पर बिगनर्स को ये आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो इसलिए हफ्ते के 6 दिन आप जम के मेहनत करिए, 1 दिन फुल आराम करिए, उस दिन किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी मत करिए। इतनी सारी ज्ञानवर्धक बातें शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंशित जी। आप हमारे यहाँ पर आए और लोगों को इतना मार्गदर्शन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी मैम बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपने पॉडकास्ट में बुला के इतने अच्छे और ज़बरदस्त क्वेश्चंस पूछे, जो कहीं ना कहीं हमारे यूथ के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। योग बचपन से ही मेरे जीवन का एक अभूतपूर्व हिस्सा रहा। मैंने अपने मैटरनल और पैटर्नल ग्रैंडफादर्स की कंपैरेटिव स्टडी करी, जहाँ पर मैंने पाया कि मेरे जो बाबा जी यानी पैटर्नल ग्रैंडफादर थे, वो हमेशा से एक अच्छी जीवन शैली और यौगिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए 85 वर्षों तक इंडिपेंडेंट रहे, फिजिकली, मेंटली, और बहुत ही हेल्दी रहे अपने लास्ट मिनट तक। और वहीं पर ही मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर, जिन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ पर तो ध्यान रखा लेकिन फिजिकल हेल्थ पर कभी कोई काम नहीं किया, और वो 70 वर्ष की आयु में आते आते अपने घुटनों से भी लाचार हो गए, चलने फिरने में लाचार हो गए, और बहुत ही कष्टदायक एंड उनका रहा। 70-71 वर्ष में उनका एंड हो गया। तो ये जो कंपैरेटिव स्टडी मेरे माइंड में रही, जिसने मुझे इस बात के लिए कन्विंस किया कि फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं लॉन्जिटिविटी, अगर आप चाहते हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल, तो आपको यौगिक प्रैक्टिसेस करना और डिफरेंट तरीके की फिटनेस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आज का पॉडकास्ट डेडिकेटेड है, इसको पूरा ज़रूर सुनिए।